बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 13 में हमने सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन डिस्कस करना है। इस ब्रांच में जैसे कि आप लोगों ने 9th क्लास में इसकी डेफिनेशन डिस्कस की थी कि बायोकेमिस्ट्री किसे कहा जाता है, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हमने ये पढ़ा था कि बायोकेमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम बायोकेमिकल रिएक्शंस डिस्कस करते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे होते हैं। यहाँ पे हमने कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स को डिस्कस करना है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं या सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, या फिर हम किसी भी तरीके से उन डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स को हासिल करते हैं ताकि हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो सके। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। इंट्रोडक्शन में हम कहते हैं कि इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं अबाउट मैक्रोमोलिक्यूल्स विच प्रोवाइड एनर्जी टू एनिमल्स बाय डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस की मदद से जब हम मुख्तलिफ मैक्रोमोलिक्यूल्स से एनर्जी हासिल करते हैं, तो जिस ब्रांच में हम उन मैक्रोमोलिक्यूल को स्टडी करते हैं और इसके साथ साथ उनसे हासिल होने वाली एनर्जी को डिस्कस करते हैं, उसको हम नाम देते हैं बायोकेमिस्ट्री का। अगर हम बात करते हैं इन मॉलिक्यूल्स की, तो वो असेंशियल भी हैं प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के लिए, जैसा कि हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स, लिपिड्स, वाइटामिन्स को, न्यूक्लिक एसिड को। तो आप देखेंगे कि हर एक चीज़ जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है। अगर वो चीज़ मौजूद नहीं होगी, जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये हमारे पास मेन सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे हमारी बॉडी को रिक्वायर होते हैं। लिपिड हैं तो ये भी सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये तमाम चीज़ें हमारी बॉडी की एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ हमें अवेलेबल नहीं होती तो इसका मतलब है वो किसी ना किसी डेफिशिएंसी या डिजीज़ की सूरत में सामने आएगी। तो ये मुख्तलिफ जो हमारे पास पाए जाने वाले मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड वगैरह, ये तमाम चीज़ें एसेंशियल कंपोनेंट हैं फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन में हम ये कहते हैं दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग जनरल फार्मूला CnH2n होल n। अब देखिए ये हमारे पास जो है H2O होल n है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं तो हम कहते हैं दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। पोली मीन डिफरेंट या मोर देन दैट ऑफ 3, हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सिल ग्रुप इनमें मौजूद होते हैं। जब हम इनका फार्मूला देखेंगे तो हम ये मुख्तलिफ हमारे पास जो बेसिक फार्मूलाज हैं, ये मोनोसेक्राइड्स के फार्मूला है, उसमें भी आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं, ये इस तरह के एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं। यानी एक दो नहीं बल्कि बहुत ज्यादा हाइड्रोक्सिल इनके कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं दीज आर दी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी यानी नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। इनका जनरल फार्मूला हम कहते हैं CnH2O होल n। Cn यानी कार्बन इसमें मौजूद होते हैं, n से मुराद हमारे पास नंबर ऑफ 1 2 3 एंड सो ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम हो सकते हैं। बच्चों कार्बोहाइड्रेट को अगर हम कहते हैं दीज आर दी हाइड्रेटेड कार्बन। इनका नाम कार्बोहाइड्रेट इसलिए है क्योंकि इनको नाम दिया जाता है हाइड्रेटेड कार्बन का। हाइड्रेटेड कार्बन मीन ऐसा कार्बन जो कि हाइड्रेटेड फॉर्म में है जिसके साथ वाटर अटैच है। इसका पता हमें इसके फॉर्मूला से लगता है कि कार्बन जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं यानी Cn है, उसके साथ साथ क्या देखते हैं कि हाइड्रेटेड यानी वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ मौजूद है, तो इनको नाम दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट और हाइड्रेटेड कार्बन। हाइड्रा फॉर वाटर इस्तेमाल करते हैं हम साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में। दीज आर दी हाइड्रेटेड कार्बन, ऐसे कार्बन है जिनके साथ वाटर के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, दैट्स वाई हम इनको नाम देते हैं कार्बोहाइड्रेट का। सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय प्लांट्स अगर हम डिस्कस करें तो हम ये कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट ये बेसिक जो है वो रिएक्शन कंसीडर होता है कार्बोहाइड्रेट के बनाने का या मोनोसेक्राइड सिंथेसिस का। कार्बोहाइड्रेट आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप लोग बहुत जो है वो बेसिक क्लासेस से इस चीज़ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसकी मदद से पौधे खुराक तैयार करते हैं जो कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको इस्तेमाल करते हैं, प्लांट खुद भी उसी को इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोसेस में हम ये कहते हैं कि इसकी जो प्रोडक्ट होती है वो ग्लूकोज होता है। तो बच्चों ग्लूकोज जो है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है और बेसिक कार्बोहाइड्रेट का यूनिट कंसीडर किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट आर सिंथेसाइज, कार्बोहाइड्रेट बनाए जाते हैं कुदरती तौर पर प्लांट्स के जरिए बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जिस प्रोसेस में ये बनते हैं उसे नाम दिया जाता है फोटोसिंथेसिस, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन ऑफ लाइट ये सिंथेसिस हो रहा होता है रोशनी की मौजूदगी में। अगर हम इसके रिएक्टेंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं यहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिक्वायर होते हैं एज अ केमिकल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, और इसके साथ साथ जो हमें एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है इस रिएक्शन की उसमें
सनलाइट जो है वो एज एन एसेंशियल कंपोनेंट और ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल का होना भी इस रिएक्शन में बहुत जरूरी है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं वाटर के 6 मोल के साथ, तो इसके नतीजे में हमारे पास ग्लूकोज बनता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 कार्बन यहाँ पे लिए गए हैं जो कि यहाँ पे C6 की सूरत में अपीयर हो रहे हैं। 12 हाइड्रोजन एटम थे, 6 × 2 करते हैं तो हमारे पास 12 हो जाता है। 12 हाइड्रोजन एटम ग्लूकोज के फार्मूला में नजर आ रहे हैं और रिमेनिंग यहाँ पे 12 हमारे पास ऑक्सीजन है, जबकि 6 ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद है। तो ये जो 12 ऑक्सीजन है वो एज इट इज 6 × 2 12 ऑक्सीजन की सूरत में रिएक्शन मिक्सचर में से एज अ प्रोडक्ट के तौर पे अपीयर हो रहे हैं, जबकि ये जो 6 ऑक्सीजन एटम है वो ग्लूकोज के फार्मूला में मौजूद है C6H12O6। ये बेसिक जो है वो कार्बोहाइड्रेट का मोनोसेक्राइड या बेसिक यूनिट कंसिडर किया जाता है ग्लूकोज। अब हम आ जाते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ कि हम कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई करते हैं तो कितनी क्लासेस में करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इनकी क्लासेस में जो मेन क्लासेस हैं मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड्स। फर्स्ट जो क्लास हम डिस्कस करेंगे दैट इज मोनोसेक्राइड। मोनो जैसा कि इसके नेम से ही जाहिर है, मोनो मीन 1, सेक्राइड इसमें एक सेक्राइड यूनिट होता है। दीज आर दी सिंपलेस्ट शुगर, ये सबसे ज्यादा सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर करके जब आप किसी कंपाउंड को उसके कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करते हैं तो उसको नाम दिया जाता है कि हमने उसे हाइड्रोलाइज किया। लाइसिस का वर्ड जहां पे भी यूज होता है वो ब्रेक डाउन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हाइड्रा फॉर वाटर, हाइड्रोलाइज मीन एडिशन ऑफ वाटर के नतीजे में किसी भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन या डीकम्पोज करना। क्योंकि ये खुद ही मोनोसेक्राइड या बेसिक यूनिट है तो इनको मजीद हाइड्रोलाइज या मजीद कंपोनेंट में डिवाइड नहीं किया जा सकता। दीज आर दी सिंपलेस्ट शुगर, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोनोसेक्राइड, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, जिन्हें मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता बाय द एडिशन ऑफ वाटर। वाटर ऐड करके इनका लाइसिस या ब्रेक डाउन या डीकम्पोजिशन नहीं की जा सकती। दे कंसिस्ट ऑफ 3 to 9 कार्बन एटम, इनमें 3 से 9 तक कार्बन एटम मौजूद होते हैं। फर्दर इनकी जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो ऐसे मोनोसेक्राइड जिनमें 3 कार्बन हो उनको नाम दिया जाता है ट्रायोजिस का। ऐसे मोनोसेक्राइड जिसमें 4 कार्बन एटम हो उन्हें नाम दिया जाता है टेट्रोजिस का। 5 कार्बन पे अगर कंसिस्ट करते हैं तो उनको पेंटोजिस कहा जाता है, और अगर 6 कार्बन है तो उसको हेक्सोज का नाम दे दिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड होती हैं वो होते हैं हेक्सोजिस। इसकी अगर हम फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 हमारे पास कंपाउंड हमें नजर आते हैं वो हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इनमें डिफरेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में, ये डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अगर हम इनका जनरल फार्मूला देखते हैं तो दोनों का फार्मूला हमारे पास सेम है, यानी दोनों का ही हमारे पास जो फार्मूला होता है वो C6H12O6 होता है। लेकिन हम कहते हैं कि इनमें फर्क क्या है, कि हम इनको डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं कि 2 हमारे पास टाइप्स हैं। हेक्सोज की कंडीशन में हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट जो है वो मोनोसेक्राइड पाए जाते हैं, तो हम उनको कैटेगराइज किस बेस पे डिफरेंशिएट करते हैं कैटेगराइज करते हुए। तो हम जब इनको डिफाइन करते हैं डिफरेंशिएट करते हुए तो हम ये कहते हैं कि ग्लूकोज एक पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, जबकि फ्रक्टोज एक पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन है। बच्चों देखिए मैंने आपको पहले बताया पॉलीहाइड्रोक्सी के वर्ड का मतलब है कि मोर देन दैट ऑफ 3 जब हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होते हैं तो हम उसे कह देते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, कि इस कंपाउंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज्यादा है, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो काफी ज्यादा है। यहाँ पे पेंटा हाइड्रोक्सी का जो वर्ड इस्तेमाल किया गया इसका मतलब ये ग्लूकोज एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, लेकिन इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो कोई एल्डिहाइड है। जनरल फार्मूला जब हम डिस्कस करते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन का तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास फार्मूला लिखा गया है ग्लूकोज का एंड फ्रक्टोज का। मैं यहीं से डिफरेंशिएट कर देती हूँ। एल्डिहाइड उस चीज को कहा जाता है, उस कार्बन एटम को जिसका लास्ट जो कार्बन होता है वो एक बॉन्ड डायरेक्टली बना रहा हो कार्बन के साथ, और अगर उसका एक बॉन्ड डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है, यानी जनरल फार्मूला हमारे पास जो है इन केस ऑफ एल्डिहाइड क्या होता है, ये होता है। हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो कार्बन एटम होता है उसने एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया, और आर से मुराद जो है वो अल्काइल ग्रुप होता है, यानी एक बॉन्ड उसका कार्बन के साथ डायरेक्टली बना होगा। तो अगर एक साइड पे बॉन्डिंग जो है वो ऑक्सीजन के साथ है, एक बॉन्ड उसका हाइड्रोजन डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ है, और एक बॉन्ड डायरेक्टली कार्बन के साथ है, तो उसको हम नाम देते हैं एल्डिहाइड का। जबकि कीटोन के केस में ऐसा नहीं होता। कीटोन के केस में एक बॉन्ड तो एसेंशियल है बोथ में के कार्बोनाइल इनमें मौजूद होता है, यानी एक बॉन्ड दोनों का ऑक्सीजन के साथ होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है, एल्डिहाइड के केस में एक बॉन्ड डायरेक्टली हाइड्रोजन से होता है, इन केस ऑफ कीटोन दोनों बॉन्ड कार्बन से बने होते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें
ये कार्बन एटम जो है वो एक बॉन्ड डायरेक्टली कार्बन से बना रहे हैं, लेकिन एक बॉन्ड इसका हाइड्रोजन के साथ भी बना हुआ है, इसीलिए हम कहते हैं ग्लूकोज इज अ पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। यानी हमारे पास यहां पे अगर मैं इसको लिखूं तो मैं इस तरह लिख सकती हूं, ये हमारे पास एक ऐसा कार्बन है जिसमें एक बॉन्ड, ये तो कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल बच्चों एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों का एसेंशियल कंपोनेंट है, यानी सी डबल बॉन्ड वो दोनों में पाया जाता है। इन केस ऑफ एल्डिहाइड एक साइड पे कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे अल्काइल ग्रुप होता है, यानी कोई कार्बन होता है, और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन एज अ एसेंशियल कंपोनेंट होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कीटोन की, तो उसके दोनों साइडों पे क्या चीज मौजूद होती है, कार्बन होता है। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो आपको ग्रुप नजर आ रहा है, इसमें कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ डायरेक्ट बॉन्ड एक हाइड्रोजन का बना हुआ है, दूसरा डायरेक्ट बॉन्ड कार्बन का बना हुआ है। तो आप कहेंगे क्योंकि इसमें एक डायरेक्ट बॉन्ड हाइड्रोजन का मौजूद है तो ये कोई कीटोन नहीं है, बल्कि ये एक एल्डिहाइड है। बाकी आप पेंटाहाइड्रोक्सी की बात करते हैं तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये पेंटाहाइड्रोक्सी यानी 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें मौजूद हैं, जबकि इसे हेक्सोज इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें कार्बन एटम की तादाद जो है वो 6 है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फ्रक्टोज की, तो इन केस ऑफ फ्रक्टोज हम क्या कहते हैं कि हमारे पास फ्रक्टोज के केस में फॉर्मूला तो सेम है C6H12O6, लेकिन जब हम इसका केमिकल फार्मूला या फिर इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि कार्बोनाइल ग्रुप के बोथ साइड पे डायरेक्ट बॉन्ड कार्बन के साथ बना हुआ है। कार्बोनाइल ग्रुप में जो कार्बन मौजूद है उसका एक भी बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली नहीं है, ये बॉन्ड बना हुआ है तो ये भी डायरेक्ट कार्बन के साथ है, ये बॉन्ड है तो ये भी डायरेक्ट कार्बन के साथ है। मैंने आपको अभी बताया कि कार्बोनाइल ग्रुप के साइड्स पे पाए जाने वाले बॉन्ड में अगर एक बॉन्ड कार्बन के साथ हो, एक हाइड्रोजन के साथ, तो इसे नाम दिया जाएगा एल्डिहाइड का, और अगर दोनों बॉन्ड कार्बन के साथ बने हो तो इसे नाम दिया जाएगा कीटोन का। इसीलिए इसको एल्डिहाइड कहा जाएगा और इसको कीटोन। तो ग्लूकोज जो है इसको नाम दिया जाता है पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का, एंड फ्रक्टोज को नाम दिया जाता है पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। मोनोसेक्राइड्स में हमने अभी फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज का डिफरेंस पढ़ा है, उसके बाद हम इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं। मोनोसेक्राइड्स की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें हम ये कहते हैं कि ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। जैसा कि हम क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास इस तरह के सॉलिड जिनमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पाया जाता है, एटम एक तरतीब से जुड़े होते हैं, तो उन्हें क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है, जिसमें 3 डायमेंशनल पैटर्न होता है, एटम एक सीक्वेंस में आपस में अरेंज होते हैं। और अगर कोई सीक्वेंस नहीं होता, रैंडमली अरेंज होते हैं, तो हम उनको एमॉर्फस कह देते हैं। तो आपने याद रखना है जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं जैसा कि ग्लूकोज वगैरह, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, यानी इनमें एटम एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में जुड़े होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी हम इसकी डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास सॉल्युबल, इजीली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं और इन स्वीट इन टेस्ट होते हैं। जैसा कि ग्लूकोज अगर आप देखें तो ये बहुत आसानी से पानी में हल हो जाता है और इसका टेस्ट जो है वो भी मीठा होता है। थर्ड प्रॉपर्टी में हम ये कहते हैं दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, जैसे कि हमने डेफिनेशन में ही पढ़ लिया था कि मोनोसेक्राइड क्योंकि अभी बेसिक यूनिट ही कंसीडर होते हैं, हम इन्हें ये नहीं कह सकते कि इनसे फर्दर कोई और बेसिक यूनिट बनाए जा सकते हैं। तो अगर इनमें वाटर को ऐड भी किया जाए तो ये बेसिक कंपोनेंट में फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, तो इनका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होता, इनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, या बाय द एडिशन ऑफ वाटर इन्हें मजीद कंपोनेंट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी उसमें हम ये कहते हैं कि दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर। रिड्यूसिंग इन नेचर वो होते हैं जो रिड्यूस होने की एबिलिटी रखते हैं, दैट्स वाई हम इन्हें नाम देते हैं रिड्यूसिंग शुगर का। तो फोर्थ प्रॉपर्टी में हम ये कहते हैं कि इनकी एबिलिटी है कि ये रिड्यूस हो सकते हैं, इसीलिए हम नाम देते हैं कि ये रिड्यूसिंग शुगर है। देन हम आ जाते हैं ओलिगोसेक्राइड्स की तरफ। ओलिगोसेक्राइड्स सेकंड क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंसीडर होती है, मोनोसेक्राइड के बाद हम इसको पढ़ते हैं। मोनोसेक्राइड में हमने कहा था कि वो हमारे पास बेसिक क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, उसमें हम ये कहते हैं कि उसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन जब हम ओलिगोसेक्राइड्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें 2 to 9 यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड मौजूद होते हैं। आप याद रखिएगा मोनोसेक्राइड की डेफिनेशन में हमने ये कहा था कि वहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम की बेस पे हमने डिवाइड किया था, यानी हमने कहा था कि अगर उनमें 3 कार्बन होंगे तो हम ये कह देंगे कि वो ट्रायोज हैं, अगर उसमें 4 कार्बन होंगे तो हम उसे टेट्रोज कह देंगे, 5 होंगे तो पेंटोज एंड 6 होंगे तो हेक्सोज का नाम दे दिया जाएगा। तो वो हम कर रहे थे डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि वो तो मजीद यूनिट में डिवाइड नहीं हो सकते थे। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपने याद रखना है दीज आर दी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन विच 2 to 9 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड प्रोड्यूस होते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस। ओलिगोसेक्राइड हमेशा प्रोड्यूस करते हैं या गिव
2 to 9 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस। जब इनको हम हाइड्रोलाइज करते हैं, जब इनमें एडिशन ऑफ वाटर किया जाता है, तो इसके नतीजे में ये ब्रेक डाउन होते हैं और ब्रेक डाउन के बाद ये कन्वर्ट हो सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं 2 to 9 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड। अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम कहते हैं, हम इनको डिवाइड करते हैं डाइसेक्राइड में, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड एंड सो ऑन। सबसे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास डाइसेक्राइड है जिसको सक्रोज का नाम दे दिया जाता है, सक्रोज को हम देखते हैं कि ऑन हाइड्रोलिसिस ये कौन कौन से मोनोसेक्राइड को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखते हैं। सक्रोज बच्चों आमतौर पे हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली जो शुगर है उसी को कहा जाता है। इसका फार्मूला हमारे पास होता है C12H22O11। इसमें जब वाटर ऐड करते हैं तो क्या देखते हैं कि ऑलरेडी आप देख रहे हैं कार्बन एटम इन केस ऑफ सक्रोज हमारे पास 12 है, हाइड्रोजन 22 है और ऑक्सीजन जो है वो 11 है। जब इसमें एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होता है तो यहाँ पे कार्बन तो 12 ही रहते हैं। हाइड्रोजन की तादाद पहले 22 थी, अब 24 हो जाएगी। ऑक्सीजन जहाँ पे पहले 11 थे अब हो जाएंगे 12। तो हमारे पास ये जो नंबर ऑफ सक्रोज में मौजूद नंबर ऑफ एटम थे, इनकी तादाद अगर हम देखें तो ये डिवाइड हो जाएंगे 2 इक्वल यूनिट्स में, जिसमें C6 यहाँ पे है और C6 यहाँ पे। 12 हाइड्रोजन इन केस ऑफ ग्लूकोज एंड 12 हाइड्रोजन इन केस ऑफ फ्रक्टोज एंड 6 ऑक्सीजन जो है इन केस ऑफ ग्लूकोज एंड 6 ऑक्सीजन जो है वो इन केस ऑफ फ्रक्टोज हमें मिल रहे हैं। तो एक जैसे 2 यूनिट्स हमें मिलते हैं सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑक्यूपाई करने वाले, लेकिन जब हम इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है और एक पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन है। बेटा आप जब मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे तो आपको बिल्कुल इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि ये हमारे पास ग्लूकोज कौन सा है, फ्रक्टोज कौन सा है। इसके लिए आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला देखना पड़ेगा, वहां से आपको पता चलेगा जो एल्डिहाइड होगा वो ग्लूकोज होगा और जो कीटोन होगा उसको आप फ्रक्टोज का नाम देंगे। तो आपने याद रखना है ओलिगोसेक्राइड हमारे पास सेकेंड क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। इसमें हम कहते हैं कि जब इनको हाइड्रोलाइज किया जाता है, यानी जब इनमें एडिशन ऑफ वाटर किया जाता है तो इनका जो कंपाउंड होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। लाइसिस फॉर ब्रेक डाउन, हाइड्रो फॉर एडिशन ऑफ वाटर। बाय द एडिशन ऑफ वाटर ये जो कंपाउंड है ये अपने कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगा। जब ये अपने कंपोनेंट में ब्रेक होगा तो यहाँ पे इसके 2 इक्वल एक जैसे सेम पार्ट्स जो हैं वो हमें नजर आ रहे हैं। इन दोनों यूनिट्स को हम नाम देते हैं कि ये दोनों मोनोसेक्राइड हैं और जब इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखा जाता है तो हमें पता चलता है कि एक ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है। कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं ओलिगोसेक्राइड्स की, तो हम कहते हैं कि ये भी वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, यानी ये भी एक सीक्वेंस में पाए जाने वाले एटम से मिलकर बनते हैं। वाइट होते हैं, ये भी इनका कलर जो है वो वाइट होता है, जैसा कि हम मोनोसेक्राइड में पढ़ रहे थे कि वो भी वाइट क्रिस्टलाइन होते हैं सॉलिड्स। इसके अलावा ये भी इजीली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। और अगर हम बात करते हैं टेस्ट की तो इनका टेस्ट जो है वो स्वीट होता है। जैसा कि हम अगर शुगर की बात करते हैं तो वो एक स्वीट टेस्ट देने वाला हमारे पास कंपाउंड है। नेक्स्ट हम ये कहते हैं दे मे बी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। ये या तो रिड्यूसिंग होते हैं, कुछ केसेस इनके ऐसे होते हैं जो कि रिड्यूसिंग एबिलिटी रखते हैं, कुछ ऐसे हमारे पास क्लास ऑफ कंपाउंड भी पाए जाते हैं ओलिगोसेक्राइड में जिनकी रिड्यूसिंग एबिलिटी नहीं होती। तो हम कहते हैं कुछ हमारे पास इनके कंपाउंड ऐसे हैं जो रिड्यूसिंग इन नेचर है, कुछ ऐसे हैं जो नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पॉलीसेक्राइड को। थर्ड क्लास ऑफ कंपाउंड है इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पॉलीसेक्राइड्स आर द मैक्रोमोलिक्यूलर कार्बोहाइड्रेट कंसिस्टिंग ऑफ 100 to thousands ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट। आपने कहा कि ओलिगोसेक्राइड की जब आप डिफाइन करेंगे तो आपने इसमें बताना है कि ये हमारे पास 2 से 9 यूनिट दे सकते हैं मोनोसेक्राइड के ऑन हाइड्रोलिसिस। लेकिन जब हम बात करते हैं पॉलीसेक्राइड की तो पॉलीसेक्राइड 100 to thousands ऑफ मोनोसेक्राइड पर मुश्तमिल होता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि इनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, कि बाय द एडिशन ऑफ वाटर हमें कोई कंपाउंड सिंथेसाइज नहीं करवा रहे होते। तो इसकी अगर हम बात करेंगे पॉलीसेक्राइड की तो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, बहुत बड़े मॉलिक्यूल इनको कंसीडर किया जाता है, जैसे लाइक स्टार्च है, सेलुलोज है, ये हमारे पास कॉमन एग्जांपल्स हैं। तो पॉलीसेक्राइड की कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम डिस्कस करते हैं, एक और चीज़ आपने इसमें याद रखनी है कि ये हमारे पास जो सॉलिड होते हैं ये चेन्स की सूरत में, जो इनमें मोनोसेक्राइड 100 to thousands ऑफ मोनोसेक्राइड होते हैं वो आपस में रैंडमली अरेंज होकर बड़े मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं, इसीलिए ये क्रिस्टलाइन इन नेचर नहीं होते, ये अमॉर्फस होते हैं। अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम यही बता रहे हैं कि दीज आर अमॉर्फस सॉलिड, इनमें एटम की कोई तरतीब नहीं होती। इनमें मोनोसेक्राइड जब आपस में जुड़ते हैं तो रैंडमली अरेंज होते हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस में नहीं होते, इसलिए स्टार्च है या सेलुलोज है, दीज आर अमॉर्फस सॉलिड नॉट क्रिस्टलाइन। दे आर टेस्टलेस एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल ही नहीं होते, इनका कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता, टेस्टलेस होते हैं। दे आर नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर और नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। बच्चों अगर हम स्टार्च की बात करते हैं तो स्टार्च जो है ये हमें कॉमनली अवेलेबल होता है, आप कपड़ों के
जो है वो एक स्पेसिफिक लुक देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है स्टार्च को। और बेसिकली ये हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें राइस से मिलता है। हम अभी सोर्सेज जब डिस्कस करेंगे तो उसमें भी हम पढ़ेंगे कि राइस से, बार्ले, मेज़ वगैरह से, गंदम से हमें स्टार्च हासिल होता है। सेलुलोज की अगर हम बात करते हैं तो सेलुलोज की प्योर फॉर्म अगर आप देखते हैं तो वो कॉटन हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ। यहाँ तक हमारे पास जो है क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, पॉलीसेकेराइड तक। जैसे मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया है करेक्टरिस्टिक्स, डेफिनेशन और करेक्टरिस्टिक्स के हवाले से, आपने भी बिल्कुल इसी तरह प्रिपेयर कर लेना है। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाएगा तो डेफिनेशन पूछी जा सकती है, अगर सेपरेटली पूछे जाएंगे तो करेक्टरिस्टिक्स पूछे जा सकते हैं। तो आपने इसी तरह से इनको डिफ्रेंशिएट कर देना है, हेडिंग देके अपनी नोटबुक में लिखना है, ताकि आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे उतना ही लिखें जितना आपसे क्वेश्चन में पूछा गया हो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हम ये कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे पास, जैसे कि हम मोनोसेक्राइड को भी पढ़ रहे होते हैं कार्बोहाइड्रेट के केस में, और मैक्रोमोलिक्यूल जैसे सेलुलोज को भी पढ़ रहे होते हैं, स्टार्च को भी पढ़ रहे होते हैं। तो सिंपलेस्ट जो हमारे पास यूनिट है जस्ट लाइक ग्लूकोज, यहाँ से लेके हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जैसे पॉलीसेकेराइड, उन तमाम की जो सोर्सेज जो हैं वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। कार्बोहाइड्रेट रेंजेस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वंस, दे हैव वेरीड सोर्सेज। अगर हम बात करते हैं सिंपल जो हमारे पास शुगर होता है जैसा कि ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ग्लाक्टोज है, ये हमें ज़्यादातर फ्रूट्स से, वेजिटेबल्स से, हनी एंड सीरियल्स वगैरह अनाज से मिल जाते हैं। इनके जो मेन सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें ज़्यादातर वेजिटेबल्स वगैरह से, अनाज से हमें हासिल होते हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं कि जो डायसेक्राइड है, डायसेक्राइड्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो हम डिस्कस करते हैं वो हमारे पास सक्रोज हैं, लैक्टोज है, माल्टोज है। सक्रोज शुगर बीट चुकंदर में पाया जाता है, गन्ने में, शुगर केन में पाया जाता है और फ्रूट्स वगैरह में पाया जाता है। लैक्टोज जो है ये कंसिस्टिंग ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज, लैक्टोज ये भी एक डायसेक्राइड है। इसमें दो यूनिट होते हैं, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। देखें जब हम डायसेक्राइड जस्ट लाइक शुगर की बात करते हैं जस्ट लाइक सक्रोज की बात करते हैं जिसको कॉमन लैंग्वेज में हम शुगर बोलते हैं, तो इसको जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये दो यूनिट में डिवाइड होता है। इसी तरह आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में अगर पूछ लिया जाता है आपसे कि डायसेक्राइड इनमें से कौन सा, यानी कोई एक आपको दे दिया जाता है ऑप्शन में, तो लैक्टोज भी डायसेक्राइड है, माल्टोज भी डायसेक्राइड है, सक्रोज भी। सक्रोज को तो अभी हमने पढ़ लिया कि उसको जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो वो एक ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। जो लैक्टोज है ये भी एक डायसेक्राइड है, इसको जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये दो यूनिट में डिवाइड होता है, एक यूनिट ग्लूकोज होता है और एक यूनिट ग्लैक्टोज होता है। ठीक है, तो ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज आर द यूनिट जिनसे कंबाइन होके लैक्टोज बनता है। लैक्टोज की जो अगर मेन सोर्स की बात की जाती है तो ये तकरीबन उन तमाम चीज़ों में पाया जाता है जो मिल्क है या मिल्क की प्रोडक्ट्स हैं, यानी डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह। नेक्स्ट हम आ जाते हैं माल्टोज की तरफ। माल्टोज भी बच्चों एक डायसेक्राइड है। माल्टोज को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये दो सेम ग्लूकोज मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज करता है, आफ्टर हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस करता है। माल्टोज को अगर हम सोर्सेज को देखते हैं तो इसकी सोर्सेज ज़्यादातर हमारे पास अनाज हैं, सीरियल्स वगैरह। पॉलीसेकेराइड की बात करेंगे तो पॉलीसेकेराइड के सोर्सेज में जैसा कि स्टार्च की बात करें तो स्टार्च जो है वो वीट, गंदम में पाया जाता है, बार्ले, जौ में पाया जाता है, मेज़, मकई में, इसके अलावा जो है इसमें राइस, चावलों वगैरह में पाया जाता है। जितनी हमारे पास मेन टाइप्स हैं अनाज की उनमें पाया जाता है पॉलीसेकेराइड की सूरत में स्टार्च। कॉटन जो है ये प्योर फॉर्म है सेलुलोज की, और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, कॉटन प्योर फॉर्म है सेलुलोज की। सेलुलोज को अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि आपके पास प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज कौन सी है तो आपने बता देना है दैट इज कॉटन। ये हमारे पास है सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मुख्तलिफ जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट के मुख्तलिफ सोर्सेज बताए गए हैं। ज़्यादातर जो कॉमन सोर्सेज हैं वो हमारे पास अनाज हैं, फ्रूट्स हैं, इसके अलावा वेजिटेबल्स वगैरह। नेक्स्ट, और मिल्क की जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, उनमें भी कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम यूजेस डिस्कस कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के इस्तेमालात की तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के जो मेन यूजेस हैं उसमें हम ग्लूकोज की इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो ग्लूकोज वो वाहिद टाइप है मॉलिक्यूल के लिहाज से जो हमारी बॉडी डायरेक्टली इस्तेमाल करती है मस्कुलर एनर्जी के लिए। बच्चों ग्लूकोज जो है यूज डायरेक्टली बाय मसल्स फॉर एनर्जी। कोई भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है हमारी बॉडी उसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती, लेकिन ग्लूकोज जो है वो वाहिद मॉलिक्यूल होता है जो कि बॉडी डायरेक्टली इस्तेमाल करती है फॉर मस्कुलर एनर्जी। मसल्स को अगर एनर्जी की ज़रूरत होती है तो उसके लिए वो ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हैं। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप याद रखिएगा, हमारा जो ब्रेन होता है ये लिपिड्स से एनर्जी हासिल नहीं कर सकता।
हमारे ब्रेन की एबिलिटी नहीं है कि ये लिपिड से एनर्जी, लिपिड को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करे। ब्रेन नीड ग्लूकोज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए होता है सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे। यानी अगर आप अपने ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देना चाहते हैं तो आप वो चीज़ें खाएं जिनमें ग्लूकोज ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो हम मेन यूजेस पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट के, तो उसमें हम कहते हैं दे रेगुलेट अमाउंट ऑफ शुगर लेवल इन आवर बॉडी। लो शुगर लेवल इन बॉडी रिजल्ट्स इन हाइपोग्लाइसीमिया। शुगर लेवल का डाउन होना एक डिजीज की सूरत में नजर आता है जिसमें वीकनेस फील होती है। उस बीमारी को नाम दिया जाता है हाइपोग्लाइसीमिया का। हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो शुगर लेवल के डाउन होने की डिजीज है, और इस शुगर लेवल के डाउन होने से हम बच सकते हैं अगर हमारी बॉडी में शुगर लेवल नॉर्मल है। तो इसका मतलब है हमारी बॉडी में शुगर लेवल के नॉर्मल करने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सेकेंड पॉइंट में हम ये कहते हैं दे प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट टू बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। आप जानते हैं हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि बेनिफिशियल है हमारे लिए और डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जो भी हम डाइट ले रहे हैं, जो भी हम न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो बैक्टीरिया फंक्शनिंग करते हैं। तो उन बैक्टीरिया की जो न्यूट्रिशन है उसको भी न्यूट्रिशन ज़ाहिर चाहिए होती है। उन बैक्टीरिया की जो न्यूट्रिशन है, उनकी जो खुराक है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अगर हम उन बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे तो वो भी हमें इन रिटर्न क्या करेंगे, डाइजेशन में हमारे लिए हेल्पफुल हैं। तो ये बैक्टीरिया की भी न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी है, तो हमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लेने चाहिए एक स्पेसिफिक क्वांटिटी तक, ताकि हमारी बॉडी की जो प्रॉपर इंटेस्टाइनल फंक्शनिंग है, ट्रैक की फंक्शनिंग है, या फिर हमारी डाइजेशन का प्रोसेस है वो रेगुलरली जो है वो प्रोसीड हो सके। नेक्स्ट हम कहते हैं पॉइंट नंबर 3 में डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर क्या होते हैं? मुख्तलिफ जो हम कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं जैसे वीट, इनकी जो आउटर कवरिंग होती है ना वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। वो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में ही हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। लेकिन उनका काम ये होता है कि जब फंक्शनिंग हो रही होती है स्टमक की फंक्शनिंग, तो ये प्रेशर इन्हेंस कर देते हैं इन चीज़ों की मौजूदगी। जैसे आप कोई फ्रूट खा रहे हैं तो फ्रूट की जो अपर लेयर होती है, जो उसका छिलका होता है, जो उसकी कवरिंग होती है, वो आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। उन्हें डाइटरी फाइबर कहा जाता है। अनडाइजेस्टेड फॉर्म में बॉडी से वो एक्सक्रीट आउट होते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि उनका फिर हमें फ़ायदा क्या होता है, उनका फ़ायदा ये होता है कि वो क्योंकि सॉलिड मटेरियल के तौर पे मौजूद होते हैं तो प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं इनसाइड द स्टमक। तो डाइटरी फाइबर भी हमारे पास टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। ये क्या करते हैं? कीप द बाउल फंक्शनिंग प्रॉपरली। बाउल फंक्शनिंग मीन्स फंक्शनिंग ऑफ स्टमक। हमारे मैदे की जो फंक्शनिंग है उसको प्रॉपर करते हैं बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर इनसाइड द स्टमक। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट नंबर 4 में फाइबर्स हेल्प टू लो कोलेस्ट्रॉल लेवल इन बॉडी एंड रेगुलेट ब्लड प्रेशर। डाइटरी फाइबर के जो मुख्तलिफ काम हैं उनमें से एक फंक्शन ये भी है कि ये कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्बेंट होते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। हमारी बॉडी में 2 तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, एक को हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, एक को बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। कोलेस्ट्रॉल का हमारी बॉडी में होना जरूरी है, हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल हो ही ना, ये हमारी बॉडी का एसेंशियल कंपोनेंट है, पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन जब इसकी अमाउंट जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये क्या करता है कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड स्टार्ट हो जाती है, रिजल्ट जो है वो हार्ट अटैक या बाकी हार्ट डिजीज़ की सूरत में सामने आता है। तो डाइटरी फाइबर का काम ये है, यहाँ पे क्योंकि डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया, कोलेस्ट्रॉल का वर्ड यूज़ किया गया, नॉट गुड और बैड, तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है या जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है, ये क्या करते हैं? एक्सेस अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके नतीजे में हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल रहता है और ब्लड प्रेशर भी इसके नतीजे में नॉर्मल रहता है। ब्लड प्रेशर क्यों नॉर्मल रहता है? कि देखें जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होता है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के नतीजे में हमारे जो ब्लड होता है वो विस्कस होना स्टार्ट हो जाता है, गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो नॉर्मली फ्लो नहीं कर पाता। जब नॉर्मल फ्लो नहीं रहता तो उसके नतीजे में ब्लड प्रेशर की डिजीज़ कोई ना कोई सामने आ जाती है, जिस अल्टीमेटली वो हार्ट डिजीज़ की सूरत में कन्वर्ट हो जाती है। तो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए कोलेस्ट्रॉल लेवल का नॉर्मल रहना ज़रूरी है और उस चीज़ के लिए डाइटरी फाइबर जो है वो हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट पॉइंट में कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटेक्ट आवर मसल्स फ्रॉम क्रैम्पिंग। क्रैम्पिंग मीन पेन फील होना, दर्द होना। कार्बोहाइड्रेट हमारे मसल्स को क्रैम्पिंग से यानी पेन से, मस्कुलर पेन से हमें बचाते हैं। जब हमें एनर्जी अगर प्रॉपरली नहीं मिल रही है या कार्बोहाइड्रेट हम प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं तो उसके नतीजे में ये होता है कि जो मस्कुलर हमारे पार्ट ऑफ द बॉडी होते हैं वहाँ पे हमें पेन फील होना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से वीकनेस जो है वो बहुत ज़्यादा फील होती है और बहुत ही पेनफुल जो है वो ये क्रैम्पिंग होता है। तो हम ये कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटेक्ट आवर मसल्स, ये हमारे मसल्स को बचाते हैं फ्रॉम क्रैम्पिंग, पेन होने से या मस्कुलर पेन से हमें महफूज रखते हैं। तो यहाँ तक है ये जो सोर्सेज एंड यूजेस हैं कार्बोहाइड्रेट के। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने ये कम्प्लीटली प्रिपेयर कर लेना है। अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जाए
तो ये टाइप्स पूछी जा सकती हैं, यानी ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड एंड मोनोसेक्राइड, तो ये तीनों ही पूछी जाएंगी। लेकिन अगर सेपरेटली शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेंगे तो इस तरह से कोई एक बात पूछी जा सकती है, जैसे मैंने पॉइंट्स बनाए हैं। आप जब अपनी नोटबुक में लिखें तो आप इसी तरह से पॉइंट की सूरत में लिख लीजिएगा, ताकि अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए तो भी आप एज इट इज़ मेंशन कर सकें, और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो भी आपकी हेडिंग्स जो हैं वो क्वेश्चन में ज़्यादा आपका अच्छा इंप्रेशन देंगे। यहीं तक प्रिपेयर करना है।